वेलकम बैक टू माय चैनल बायो क्लासेस। ये वीडियो क्लास 8th क्लास के बच्चों के लिए है। हम लोग सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये शुरू करने वाले थे। तो इस चैनल को आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आगे का वीडियो हम देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा बच्चों आप लोग को। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, जिनको हम बिना किसी एड के जैसे माइक्रोस्कोप या इसके अलावा किसी और चीज़ की मदद से ही हम देख सकते हैं, लेंस के मदद से, कंपाउंड लेंस के मदद से ही देख सकते हैं। इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ये बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये प्लांट्स कैटेगरी में भी हैं और एनिमल कैटेगरी में भी हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बहुत फ़ायदे के भी हैं और बहुत नुकसान के भी हैं, ठीक है। तो नुकसान के जैसे हैं कि ये हमें बहुत तरह की बीमारियां फैलाते हैं, ये इनका नुकसान है। लेकिन हम आज देखेंगे कि इनके फ़ायदे क्या क्या हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे चारों ओर प्रेजेंट हैं। हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ सांस ले रहे हैं, जहाँ खाना खा रहे हैं, जहाँ घूमने जा रहे हैं, सब जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। और ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी नंगी आँखों से देख नहीं सकते हैं। ये मिट्टी में भी प्रेजेंट हैं, पानी में भी प्रेजेंट हैं, एयर में भी प्रेजेंट हैं, चारों ओर प्रेजेंट हैं। लेकिन ये बहुत ही छोटे होते हैं, इस वजह से हम इन्हें ऑब्जर्व नहीं सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा कैसे जाता है फिर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के पहले नहीं देखा गया था। माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम माइक्रोब्स भी कहते हैं, इनको देखा जाने लगा। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स ये एक सेल के भी बने हो सकते हैं या ढेरों सेल के बने हो सकते हैं, जिसको हम यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर कहते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अकेले भी रह सकते हैं, दे कैन एग्जिस्ट अलोन ऑल्सो, जैसे कि अमीबा है। या फिर कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉलोनीज बना के रहते हैं, एक साथ गुच्छे में रहते हैं, जिसे हम कॉलोनीज कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया। हम लोगों ने बहुत बार देखा हो कि ब्रेड बरसात के मौसम में बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, या आप दुकान से ले आओ तो ख़राब ब्रेड ही आपको कई बार मिल जाती है। ये ब्रेड ख़राब क्यों हो जाती है? ये ब्रेड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से ही ख़राब होती है। ये ब्रेड स्पॉइल हो जाती है ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगस की वजह से होती है। और कैसी दिखने लगती है ये हरे रंग के, और उस पर वाइट वाइट पैचेस दिखाई देने लगते हैं। तो ये स्पॉइल किया इस माइक्रो, तो ये कैसा हो गया? ये आपका फ्रेंड हुआ कि फो हुआ? ये यहाँ पे आपका फो हुआ, आपका नुकसान किया इसने। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हर तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं बहुत ठंडी जगह पे भी रह सकते हैं, जैसे पोल्स पे भी पाए जाते हैं बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो गर्म जगह पे रहते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स होती हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, गर्म पानी के स्रोत होते हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, सल्फ़र कंटेंट ज़्यादा होता है। इस इन्वायरमेंट में भी कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। डेज़र्ट में भी पाए जाते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर जैसे हमारा है, इसमें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जहाँ पे ऑप्टिमम कंडीशन होगा, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अबव और बिलो टेम्परेचर हो तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ नहीं पाए जाएंगे। इसके ऊपर और इसके नीचे भी टेम्परेचर अगर होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ कम संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर भी पाए जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे शरीर के बाहर और अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। पेड़ पौधों के शरीर के बाहर, उनके अंदर, एनिमल्स के शरीर के बाहर, उनके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हवा में फ्रीली रहते हैं और बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर से चिपके रहते हैं और हमारे शरीर से ही न्यूट्रिशन लेते हैं।
तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और ये बहुत तरीके के होते हैं, बहुत टाइप्स के हैं, 1000 मिलियंस टाइप्स के हैं और ये अलग अलग एनवायरनमेंट में, हर कंडीशन में अलग अलग तरह से ये रहते हैं। अब हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स मेनली कौन कौन से हैं। मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 4 टाइप्स हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया का जैसे एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस है, ई कोलाई है, ये एक बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस जो दही में पाया जाता है। ई कोलाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एल्गी में के एग्जाम्पल हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास है, स्पाइरोगाइरा है, ये क्या है, ग्रीन एल्गीज हैं, ये पानी में पाई जाती हैं। फंजाई है, ब्रेड मोल्ड जिसका नाम क्या है, राइजोपस, जो ब्रेड के ऊपर लग जाती है उसको क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड। पेनिसिलियम है, एस्परजुलस है, ये क्या है, ये फंगस हैं। प्रोटोजोअन्स में आ जाते कुछ अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है, प्रोटोजोअन्स है। तो मेनली ये 4 कैटेगरीज हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म है जिसे हम कहते हैं वायरस। ये वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनको ऊपर वाली कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि ये ऊपर वाली कैटेगरी में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि जब ये वायरस शरीर के बाहर रहते हैं, प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी के बाहर रहते हैं, तो ये बिल्कुल नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, इनमें कोई लिविंग बिहेवियर नहीं होता है। लेकिन जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन होता है और ये तब लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। ये मल्टीप्लाई होते हैं जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं, प्लांट की बॉडी या एनिमल की बॉडी के अंदर जाते हैं, तो ये लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इनको एक सेपरेट कैटेगरी में रखा गया है। इनकी बॉडी साइज़, इन सब की बॉडी साइज़ से बहुत ज़्यादा छोटी होती है। कुछ बीमारियां जो कि वायरसेस से होती हैं, जैसे कि कोल्ड है, इन्फ्लुएंज़ा है, कफ है, ये सब क्या है, वायरस से बीमारियां हैं। पोलियो और चिकन पॉक्स भी ये वायरल डिजीज़ेज़ हैं। और वायरल डिजीज़ेज़ के ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये बैक्टीरिया और फंगस के ग्रोथ को ही चेक कर सकती। जैसे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं इस ग्रुप के लिए। बैक्टीरिया में देखिए ये स्पाइरल बैक्टीरिया है, रॉड शेप बैक्टीरिया, शेप के अकॉर्डिंग इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जिससे लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस एक टाइप का रॉड शेप बैक्टीरिया है। स्पाइरल बैक्टीरिया में आता है कॉलरा वाला जो बैक्टीरिया है उसका शेप कैसा होता है, स्पाइरल। एल्गी में ये ग्रीन एल्गीज हैं दोनों। क्लेमाइडोमोनास का शेप देखिए ओवल शेप है, इस पे 2 विप्स हैं ऊपर जो इसको मूवमेंट में मदद करते हैं। स्पाइरोगायरा है, ये फीते की तरह का स्ट्रक्चर है, रिबन की टाइप का स्ट्रक्चर है। प्रोटोजोआ है, अमीबा है जिसका इर्रेगुलर शेप होता है। पैरामीशियम ये शू के सोल के टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका। फंजाई है, ब्रेड मोल्ड्स जो ब्रेड के ऊपर पाए जाते हैं या रोटी पे। पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके स्ट्रक्चर, इनका न्यूट्रिशन, इनका हर तरह का मेटाबॉलिज्म सब कुछ डिफरेंट है, इनकी कंडीशंस भी डिफरेंट। वायरस का स्ट्रक्चर सबसे सिंपल होता है। इसमें मेनली बॉडी में 2 ही पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। टेल से फाइबर्स निकले होते हैं जिसे टेल फाइबर्स कहते हैं। हेड को हेड भी कहते हैं या कैप्सूल भी कहते हैं। अगर हेड के अंदर का स्ट्रक्चर देखा जाए, अगर हम HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, एड्स, ये भी क्या है, एक वायरस है। तो इस वायरस का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर इसके हेड पोर्शन को आप कट करके देखें तो इसमें सबसे बाहर की ओर जो सबसे बाहर गोल गोल स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं ये क्या है, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं। और इसके अंदर होता है RNA का स्ट्रैंड और एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम।
तो मेन 2 पार्ट्स ही इनके बॉडी में होते हैं, एक बाहर का प्रोटीन स्ट्रक्चर और अंदर एक स्ट्रैंड, आरएनए स्ट्रैंड एचआईवी में। इसके अलावा अगर और किसी वायरस की बात करें तो उसमें भी बाहर प्रोटीन होती है और अंदर सिंपल स्ट्रक्चर या तो आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। फ्रेंड एंड फो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ के लिए। ये बहुत तरह से हमारे फ़ायदे में आते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या है? जैसे कि अगर हम कूड़ा करकट बाहर फेंक देते हैं तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो गायब हो जाता है। गायब कैसे हो जाता है? वो गायब इसलिए हो जाता है कि जो इन्वायरमेंट में, सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वो उसको डिग्रेड कर देते हैं, वो उसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं और उसको सॉइल में मिक्स कर देते हैं। तो ये मेन काम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें मेनली बैक्टीरिया और फंजाई ये एक्ट करते हैं। वेजिटेबल पील्स हों, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हैं, फीकस है, टॉयलेट है, इसको ये क्या करते हैं? इसको ये डिग्रेड कर देते हैं और उसको सॉइल में मिक्स कर देंगे। जब ये सॉइल में मिक्स हो जाएंगे तो उसके जो मिनरल्स हैं वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। किस पोर्शन से? फ्रॉम द रूट्स। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दवाई बनाने में यूज़ होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ दही बनाने में, चीज़ बनाने में, अचार बनाने में, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, वाइन, विनेगर क्या है? एसिटिक एसिड, अल्कोहल, इन सब चीज़ों को बनाने में, इनकी इंडस्ट्रीज़ में इनका बहुत यूज़ है। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दही हम कैसे बनाते हैं? दही दूध में क्या डालते हैं? जोरन डालते हैं। जोरन क्या है? जोरन में क्या होते हैं? जो बैक्टीरियाज होते हैं, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं कर्ड में, ठीक है, तो जिससे कि कर्ड बन जाता है। मेकिंग ब्रेड, ब्रेड कैसे बनता है? फंगस, एक फंगस होता है जिसका नाम है ईस्ट। ईस्ट क्या करते हैं? ये रिप्रोड्यूस करते हैं और ये जब हम आटा सान के रखते हैं तो ये ईस्ट उसके ऊपर एक्ट करता है और उसको फुला देता है। फुलाता कैसा है? ये ईस्ट रिएक्शन करते हैं तो ये अल्कोहल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता क्या है? गैस है। तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी। जब ये बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो चीज़ क्या होती है? फूल जाती है। गैस है, गैस भर गई सॉलिड में तो क्या हो जाएगा? वो फ्लफ़ी हो जाएगा। वो फ्लफ़ी हो जाएगा जिसके वजह से वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो यही टेक्निक यूज़ की जाती है ब्रेड बनाने में, बिस्किट, इडली, डोसा, केक, ये सब बनाने में इसी का यूज़ करते हैं बाय द यूज़ ऑफ ईस्ट। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। कॉमर्शियल यूज़ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉमर्शियल यूज़, इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ कहाँ है? अल्कोहल बनाने में, वाइन, एसिटिक एसिड बनाने में इसका यूज़ है। ईस्ट का यूज़ करते हैं, ईस्ट को एक्ट कराते हैं बार्ली, वीट, राइस, इन सब के जूसेस के ऊपर ईस्ट को डाल दिया जाता है। जब ईस्ट को डाला जाता है तो ईस्ट जो है वो इन सारी चीज़ों को, इन सबस्ट्रेट्स को, बार्ली, वीट, राइस या शुगर केन जूस, इसको ये डिग्रेड करती है, जिसके वजह से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और अल्कोहल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो एस्केप कर गई, बाहर निकल गई, और अल्कोहल जो बचा उसको फिर यूज़ किया जाता है, उसको फिर आगे प्यूरिफाई किया जाता है और इससे हम ये चीज़ें बनाते हैं। वाइन, वोडका, विस्की, ये चीज़ें बनाते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ इन प्रोसेसेस में है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। तो इसको डिफाइन कैसे करें फर्मेंटेशन को? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, इसको हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। बार्ली, वीट, राइस में क्या पाया जा रहा है? शुगर। तो शुगर को ये ईस्ट अल्कोहल में बदल रहा है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। लुईस पाश्चर ने सबसे पहले फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था किस ईयर में? 1857 में। मेडिसिन में यूज़ है, मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज़ है।
मेडिसिन में जैसे जो जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक टैबलेट देता है या एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाता है। जैसे ही एक एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। इन सारी एंटीबायोटिक्स का सोर्स क्या होता है? इसका सोर्स होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये एंटीबायोटिक्स एक्चुअली में होती क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली फंजाई और बैक्टीरिया से ये प्रोड्यूस होते हैं। ये एंटीबायोटिक्स होती क्या हैं? ये एंटीबायोटिक्स जो हैं बैक्टीरिया फंजाई में एंटीबायोटिक्स उसके बॉडी में रहती हैं। ये बैक्टीरिया और फंजाई इन एंटीबायोटिक्स की वजह से अपने आप को दूसरे बैक्टीरिया और फंजाई से बचाती है, इसलिए इसमें पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये खुद को दूसरे बैक्टीरिया और फंजाई से बचाती है। ठीक है, तो अगर इस बैक्टीरिया और फंजाई के अंदर से हम एंटीबायोटिक को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं दवाई की तरह कि जो दूसरे बैक्टीरिया और फंजाई जो इस वाले एंटीबायोटिक से मर रहे थे, अगर वो मेरे ऊपर एक्ट करेंगे, किसी ह्यूमन बॉडी पे एक्ट करेंगे तो वो उसको मार देगी। ठीक है, तो एंटीबायोटिक का यूज़ इस तरह से। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया और डिफरेंट फंजाई में अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक्स पाई जाती हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस है, उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन पाया जाता है। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, रिफेम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, बहुत सारी एंटीबायोटिक है। लेकिन सबसे पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी वो कौन सी थी? पेनिसिलिन। ये एंटीबायोटिक जब हम यूज़ करते हैं टैबलेट्स के फॉर्म में या इंजेक्शन्स के फॉर्म में, तो ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरियाज को ये किल करती हैं, उसकी ग्रोथ को रोकती हैं हमारी बॉडी में। क्योंकि आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से, कि इन्फेक्शन के वजह से ही हमारी बॉडी में डिजीज़ होती है। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक दिया जाए, उसको मार डाला जाए, तो हमारी बॉडी डिजीज़ फ्री हो जाएगी। ठीक है, अब लेकिन एंटीबायोटिक्स लेने के प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। हमेशा हम खुद से एंटीबायोटिक नहीं ले सकते हैं। एंटीबायोटिक ओवरडोज लेने से हमारी बॉडी को बहुत हार्म भी होता है। इसलिए एंटीबायोटिक हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लिया जाना चाहिए और जितने दिन का डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा हो उतने दिन तक एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। बहुत बार ऐसा करते हैं लोग कि डॉक्टर ने 5 दिन का एंटीबायोटिक का प्रिस्क्रिप्शन दिया और आप 2 दिन में तबीयत ठीक हो गई और आपने दवा छोड़ दी, तो क्या होगा? जो एंटीबायोटिक आपने ली, पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके बॉडी के नहीं मरे, होगा क्या? जिसके वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच गए वो और ताकतवर हो गए। उन्होंने एंटीबायोटिक डोज ले ली और ताकतवर हो गए, और वो अगर फिर से वो बीमारी होगी तो उनके ऊपर उस एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा। ठीक है, वो और ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा फुल डोज, जितने डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, फुल डोज लेना चाहिए। एंटीबॉडीज़ बहुत बार अननेसेसरी लेने से हमारी बॉडी के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं उनको भी किल कर देता है। और एंटीबायोटिक्स जो हैं वो जो वायरल डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कोल्ड है, फ्लू है और आजकल जो आप लोग सुन रहे हैं कोरोना है, ये एंटीबायोटिक से इफ़ेक्टेड नहीं होगी, इससे ये नहीं मरेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स केवल फंगस और बैक्टीरियाज पर ही एक्ट करती हैं। पहला एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ था वो था 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये बैक्टीरिया से डिस्कवर किया था। कौन सा एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन। इन्होंने देखा कि बहुत सारे स्पोर्स, फंगल स्पोर्स जो थे वो उन्होंने ग्रो किए एक कल्चर मीडियम में, पेट्री प्लेट में, कल्चर मीडियम में उन्होंने उसके स्पोर्स को ग्रो किया कि, और फिर उन्होंने देखा कि जहाँ पर ये प्रेजेंट थे, ये स्पोर्स जहाँ पर प्रेजेंट थे, वहाँ पर ये स्पोर्स किसके थे? फंगस के थे, मोल्ड के थे। मोल्ड क्या है? फंगस है। जहाँ पर ये प्रेजेंट थे वहाँ कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे बैक्टीरिया इसके वजह से मर रहे हैं। तो उनको समझ में आया कि हाँ, ये मोल्ड कुछ रिलीज़ कर रहा है जिसकी वजह से ये बैक्टीरियाज मर रहे हैं। तो उन्होंने उस रिलीज सब्सटेंस को प्यूरिफाई किया और देखा कि वाकई में ये
जो एक्सट्रैक्ट है, जो लिक्विड है, जो ये मोल्ड रिलीज़ कर रहा है, वो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रहा है, और उन्होंने उसको प्यूरिफाई करके उसका नाम दे दिया पेनिसिलिन, क्योंकि ये पेनिसिलियम मोल्ड से निकाला हुआ एंटीबायोटिक था, इसलिए इसका नाम उन्होंने दिया पेनिसिलिन। तो ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ईयर 1929 और पेनिसिलिन। ठीक है। एडवर्ड जेनर का नेम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने वैक्सीन बनाई थी किस डिज़ीज़ के अगेंस्ट? स्मॉल पॉक्स डिज़ीज़ में, ये क्या होती है, बड़ी वाली चेचक जिसको कहते हैं स्मॉल पॉक्स डिज़ीज़, इसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाई थी, और बनाई कब थी? 1798 में। ठीक है। और इनके इस वैक्सीन की वजह से ही स्मॉल पॉक्स हमारी इंडिया से पूरी तरह इराडिकेट हो चुका है। अब किसी को स्मॉल पॉक्स नहीं होता है, क्योंकि इसका वैक्सीनेशन इतना डेवलप हो गया था कि अब ये डिज़ीज़ किसी को नहीं होती। अब किसी को होती है, जिसे हम चेचक कहते हैं, वो क्या होती है? चिकन पॉक्स होती है। स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। वैक्सीन क्या होते हैं? वैक्सीन बचपन में आपने, आपके भाई बहन हो तो देखा होगा कि कुछ इंजेक्शंस बचपन में लगाए जाते हैं बॉडी में, जिससे कि हमारी बॉडी आगे जा कर के सुरक्षित रहे और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वैक्सीन्स। ठीक है। ये ओरल भी हो सकती है, मीन्स हम पिलाया भी जाता है, जैसे पोलियो का वैक्सीन है, या फिर इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये वैक्सीन एक्चुअल में होती क्या है? ये वैक्सीन्स होती हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है। ये वैक्सीन्स होती हैं एंटीबॉडीज़, या फिर ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में क्यों डाल दिए जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में, जैसे कुछ डिजीज़ेज़ हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, और इसके वूपिंग कफ है, इन सब के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बहुत छोटी अमाउंट, बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इतनी कम मात्रा में डाला जाता है कि हमारी बॉडी को उससे कोई हार्म ना हो। लेकिन जब ये हमारी बॉडी में डालेगा तो बॉडी को पता चल जाएगा कि ये कोई बाहरी चीज़ है, तो वो उसको मारने के लिए हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं। ये एंटीबॉडीज़ जब डेवलप होती हैं हमारी बॉडी में पड़ी रहती हैं। ठीक है। ये एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में पड़ी रहेंगी। अब दोबारा से अगर हमें वो डिज़ीज़ वाला, जैसे कॉलरा डिज़ीज़ या ट्यूबरकुलोसिस डिज़ीज़ वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आएगा, तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ पड़े हुए हैं, क्योंकि हमें उसका वैक्सीन लग चुका है, पड़े हुए हैं, तो वो क्या करेंगे? उस डिज़ीज़ वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार डालेंगे। ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? वैक्सीनेशंस। तो बच्चों को ये प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों में दिया जाता है, क्योंकि बच्चों में ग्रोथ हो रही है, तो इसमें एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं, इसलिए वैक्सीनेशन जनरली बच्चों में दिया जाता है। कुछ ऐसी भी वैक्सीन होती हैं जो बड़ों को दी जाती हैं। वैक्सीन पोलियो से प्रोटेक्ट करने के लिए पल्स पोलियो अभियान चलाया गया, जिससे कि सारे बच्चे हमारे देश के पोलियो से सुरक्षित रह सकें, ये बीमारी उन्हें ना हो। और ये पोलियो का वैक्सीन जो होता है, ये ओरल वैक्सीन होता है, इसे मुंह से पिलाया जाता है। बहुत सारी बीमारियों के वैक्सीन्स अब तैयार हो चुके हैं, और ये हमें एक कार्ड दिया जाता है, जिसे शेड्यूल्ड बेसिस पे ये वैक्सीन। इसके अलावा एडवांटेजेस में सॉइल फर्टिलिटी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सॉइल फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल में नाइट्रोजन के कंटेंट को बढ़ा देते हैं। नाइट्रोजन कंटेंट नाइट्रोजन, एयर में नाइट्रोजन कितना है? अराउंड 70% नाइट्रोजन है। तो इस 70% नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में है, N2 के फॉर्म में है, इसको प्लांट्स नहीं ले सकते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? इस फ्री नाइट्रोजन को NO2 या NO3 में कन्वर्ट करते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं सॉइल में। जब ये सॉइल में फिक्स हो जाता है, अब प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है। प्लांट्स फ्री नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। जब ये NO2 और NO3 में कन्वर्ट होता है तो ही प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो ये करता कौन है? ये करता है माइक्रोब्स। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स।
ज़्यादातर ब्लू ग्रीन एल्गीज जो होती हैं ये इसको करती हैं, इस फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट। इसके अलावा हम लोग बात कर चुके थे क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, जो डेड एनिमल्स हैं, जंगली जानवर मर गए और पेड़ पत्ते टूट गए, गिर गए, तो वो सड़ते कैसे हैं? सड़ते हैं इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, धीमे धीमे ये प्रोसेस स्लो प्रोसेस होता है, धीमे धीमे ये इसको सड़ा देते हैं, इसको डिग्रेड कर देते हैं और फिर इसको सॉइल में मिक्स कर देते हैं, जिससे ये एनवायरनमेंट की क्या कर रहे हैं? क्लीनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा है एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोब्स। अब हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि ये किस तरह से फो है, किस तरह से ये हमारा एनिमी है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया हो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगता है, और लाइक